So hello everyone. Today we are going to have an important discussion on taking history. ये वो चीज़ें हैं जो आपको अपनी पोस्टिंग्स में जाने से पहले पता होनी चाहिए, भले ही आपकी पोस्टिंग किसी भी डिपार्टमेंट में लग रही हो, राइट. सो सबसे पहले ये चीज़ें हमें पता होती है पर हम भूल जाते हैं. ऑलवेज टेक द कंसेंट फ्रॉम योर पेशेंट, राइट. दूसरी चीज़, स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट, राइट. हमें पता होती है पर हम ये चीज़ें भूल जाते हैं. तो बिगिन विद दीज थिंग्स. ना आफ्टर दैट यू विल हैव टू टेक द पर्सनल डिटेल्स ऑफ द पेशेंट. इसमें हम पेशेंट का नेम, एज, एड्रेस, सेक्स, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आप जिस दिन एग्जामिनेशन कर रहे हो, एंड डेट ऑफ एडमिशन. आपको पेशेंट से पूछना है कि पेशेंट किस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ. अब हर चीज़ का एक सिग्निफिकेंस है. द एग्जामिनर माइट आस्क यू इन योर वाइवास लाइक वाई डू वी आस्क द नेम एंड एड्रेस, ऑल दीज थिंग्स. सो नेम इज आस्क्ड फॉर बेसिकली फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट. And address and name, these are asked for the medico-legal purposes. Why do we ask the age of the patient? एज क्यों पूछ रहे हैं हम? क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिसीजेज़ होती हैं जो पर्टिकुलर एज ग्रुप में मिलती हैं, है ना. कुछ डिसीजेज स्पेसिफिक होती हैं ओल्ड एज ग्रुप में, कुछ डिसीजेज स्पेसिफिक होती हैं यंग पीपल में, राइट. बच्चों में कुछ डिसीजेज कॉमन होती हैं. ओके. Then we ask the sex also, because again there are some diseases which are more common in males and there are some diseases which are more common in female. That is why we ask this for STDs and all these things, right. So this is the first part of the story. Now coming to the next thing is history taking, है ना. So we have seen that what are the personal details that we'll be looking for. अब हम ये देखते हैं कि हमें हिस्ट्री कैसे लेनी है. तो सबसे पहले आप पेशेंट से चीफ कंप्लेंट पूछोगे. जैसे ही आपने पेशेंट से ये ऊपर की चीज़ें पूछ ली, अब आपको पेशेंट से चीफ कंप्लेंट पूछना है. चीफ कंप्लेंट का मतलब वो शिकायत जिसके साथ पेशेंट अस्पताल में आया, ठीक है. तो आपको वो चीफ कंप्लेन लिखनी है. वो कुछ भी हो सकती है, अभी हम बताएंगे. फॉर एग्जांपल, अ पेशेंट कम्स टू यू विद अ कंप्लेन ऑफ फीवर, राइट. तो वो आपकी चीफ कंप्लेन हो जाएगी. तो चीफ कंप्लेन यानी वो कंप्लेन विद विच द पेशेंट कम्स टू यू. अब इसको लिखते कैसे हैं हम अपने आंसर शीट में. सो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द चीफ कंप्लेन. Then you will have to write the date from where or the duration of that chief complaint, है ना. जैसे fever since 1 week, right. So you express it in this way and then what you have to write, अगर एक से ज़्यादा चीफ कंप्लेन है तो आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है. अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे क्या क्या चीफ कंप्लेन हो सकती हैं. देखिए, हम अभी कोई डिपार्टमेंट स्पेसिफिक नहीं पढ़ रहे हैं. जैसे अगर आप ऑप्था में जाओ, ENT में जाओ, कार्डियक कोई केस है मेडिसिन में, या रेस्पिरेटरी केस है, तो क्या क्या चीफ कंप्लेन हो सकती है. जस्ट अ ब्रीफ एग्जाम्पल. सो अगर मैं ऑप्था की बात करूँ, सो फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट माइट कम टू यू विद ब्लरिंग ऑफ विजन, वाटरी आइज, रेडनेस इन द आइज, इचिंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ENT में ईयर पेन के साथ, ऑरल फुलनेस के साथ, डिजीनेस की कंप्लेंट के साथ. कार्डियक कोई केस होगा मेडिसिन में तो डिस्निया, पैल्पिटेशन, इडीमा, एंजाइना, सिनकोप, इन कंप्लेंट्स के साथ आएगा. रेस्पिरेटरी केस की बात करूँ तो कॉफ, हेमोप्टाइसिस, डिस्निया, अगेन इस इन कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट जो है आप पे प्रेजेंट करेगा. सो हाउ विल यू राइट इट. सो यू विल राइट द हेडिंग चीफ कंप्लेंट. तो आप अपने आंसर शीट में क्या लिखोगे. आंसर शीट में पहले आपने पर्सनल डिटेल्स लिखी और ये सारी चीज़ें लिख दी, है ना. ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी रिटन एंड देन व्हाट यू विल बी राइट, यू विल बी राइटिंग चीफ कंप्लेंट. तो अब आप चीफ कंप्लेंट लिखोगे और चीफ कंप्लेंट में आप लिखोगे फॉर एग्जाम्पल 2-3 चीफ कंप्लेंट है तो कैसे लिखोगे. कफ विथ स्पूटम सिंस 2 years, है ना. मैंने एक एग्जाम्पल लिया है. जैसे रेस्पिरेटरी का कोई केस है तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा. कफ है उसको सिंस 2 years एंड डिस्निया ऑन एक्सर्शन सिंस 1 month, है ना. तो देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा है कि जो सिम्टम्स पहले आए हैं उनको हमने पहले लिखा है. तो हमने चीफ कंप्लेन लिख दिया. सेकंड हेडिंग होती है हमारी HOPI. नाउ व्हाट आई मीन व्हेन आई यूज द वर्ड HOPI इज हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस. इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें हमने जो जो चीफ कंप्लेन ली है, जैसे कफ हो गया, डिस्निया हो गया, उसको हम डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं. वी आर नाउ गोइंग टू डिस्क्राइब दीज चीफ कंप्लेंट्स इन डिटेल. हम एक एक चीफ कंप्लेन को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं. तो इसके लिए आप एक सिंपल सा ट्रिक याद रख सकते हो. What is that trick? Socrates, right. So you have to describe कि साइट क्या है. अगर वो पेन है तो उसका साइट क्या है, ऑनसेट क्या है, सडन एंड ऑनसेट है वो, है ना, कैसा है वो, कैरेक्टर क्या है उसका, रेडिएशन क्या वो रेडिएट हो रहा है कहीं पे, एलिविएटिंग फैक्टर क्या है, टाइमिंग क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कितने समय तक के लिए वो चीज़ रहती है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार वो चीज़ हो रही है ना, एक्सरसबेटिंग फैक्टर्स कौन सी चीज़ उसको इंक्रीज़ कर रही है ना, और सीवियरिटी क्या है कि मॉडरेट है, माइल्ड है कि सीवियर है, राइट. सो ये 6-7 चीज़ें आपको लिखनी ही है HOPI में, हर एक कंप्लेन में. तो आप अब एग्जाम में कैसे लिखोगे, जैसे आपने हेडिंग डाली HOPI, फिर आप ऐसे लिखना इसको शुरू करते हो कि माई पेशेंट वॉज अपरेंटली ऑल राइट. इसमें आप लिख सकते हो एज स्टेटेड बाय माई पेशेंट. अगर पेशेंट आपका कॉन्शियस है, ओरिएंटेड
स्टेटेड है तो आप ये लाइन लिख दोगे, एज स्टेटेड बाय माई पेशेंट वॉज अपेरेंटली ऑल राइट 2 years बैक। जैसे अभी मैंने बोला हमारे पेशेंट को 2 साल से कफ की शिकायत थी, राइट। सो वील राइट इन दिस वे, एज स्टेटेड बाय माई पेशेंट, द पेशेंट वॉज अपेरेंटली ऑल राइट 2 years बैक, सिंस देन ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फ्रीक्वेंट कॉफ विथ प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन ऑफ म्यूकोइड स्पूटम। अब देखो इसकी पहली कंप्लेन थी कफ की, ठीक है, और दूसरी कंप्लेन थी मैंने डिस्निया की बताई। तो अब इसने कॉफ को डिस्क्राइब किया है, क्या क्या कॉफ में इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि वो एक्सपेक्टोरेशन के साथ है, ठीक है। इनिशियली कफ वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग विंटर सीजन, ओके, एंड मार्क्ड इन एंड परसिस्टेड फॉर 2 to 3 months, है ना। अब इन्होंने ड्यूरेशन भी बता दी। मैंने जो चीज़ें ऊपर बताई हैं ना, आपको सारी चीज़ें कॉफ के बारे में लिखना है, आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, इन्होंने पैरा में लिखा है, ठीक है। फिर इन्होंने ये भी बताया कि इट इज़ प्रेजेंट ड्यूरिंग डे एंड नाइट, मोर मार्क्ड इन द मॉर्निंग। अब देखो क्या वेरिएशन है ये भी दिखा दिया, ठीक है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉफ की इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं, राइट। अगेन वही एलिविएटिंग फैक्टर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें ही कंप्लेंट्स। अब इन्होंने पहली को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। दूसरी कंप्लेन क्या थी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। तो क्या है ये, विच इज़ मोर मार्क्ड ड्यूरिंग मॉडरेट टू सीवियर एक्सर्शन, ठीक है, ठीक है। बट फॉर द लास्ट मंथ्स, मान लो अभी कितने मंथ्स है, जैसे हमने अपनी हिस्ट्री में लिखा है कि दिस कंप्लेन वॉज सिंस 1 month, है ना। सो बट फॉर द लास्ट 1 month ब्रेथलेसनेस इज इवन more even during the mild exertion such as undressing, going to toilet, climbing upstairs, etc. तो बहुत सारी चीज़ें और लिख सकते हो, इन्होंने बहुत शॉर्ट में उसको मैंने डिस्क्राइब किया है। अल्टीमेटली आपको ये सारी हेडिंग्स को इंक्लूड करना है जब आप HOPI को डिस्क्राइब करोगे, तो एक एक HOPI में सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करना है, चाहे जितनी भी चीफ कंप्लेंट्स हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखोगे और प्रॉपरली डिस्क्राइब करोगे। कई लोग यहाँ पे नेगेटिव हिस्ट्री भी लिख देते हैं। अब नेगेटिव हिस्ट्री क्या है, जैसे अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में हिस्ट्री ले रहे हो, राइट, और कौन सी चीज़ आप सस्पेक्ट कर रहे हो पेशेंट में। जैसे ये रेस्पायरेटरी की हिस्ट्री है, तो रेस्पायरेटरी की हिस्ट्री में और क्या क्या कंप्लेंट्स मिल सकती हैं अपन को, चेस्ट पेन की, हेमोप्टाइसिस की, पैरोक्सिसोमल नॉक्टर्नल डिस्निया की, PND जिसे हम बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि पेशेंट इन चीज़ों की शिकायतें हमें नहीं दे रहा है। इससे हम क्यों लिख रहे हैं, ये नेगेटिव हिस्ट्री हम क्यों लिख रहे हैं। जैसे ऑप्था में अगर आप नेगेटिव हिस्ट्री लिख रहे हो तो पेशेंट से आपने सारी शिकायतें पूछ ली, पर फिर आप कुछ की फीचर्स होते हैं जो आपको पूछना है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है वाटरी आइज, ब्लरिंग ऑफ विजन, है ना, ईयर रेडनेस के साथ, लेकिन उसको इचिंग नहीं हो रही है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन नहीं हो रही है, तो आप ये लिख दोगे कि ये हिस्ट्री पेशेंट ने नहीं प्रेजेंट की हम पे, है ना। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू राइट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हमने देख लिया HOPI। थर्ड नंबर पे आपको लेना है पास मेडिकल हिस्ट्री। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पास मेडिकल हिस्ट्री में हम कौन कौन सी हिस्ट्रीज़ लेनी है, इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ की, डायबिटीज़ मेलाइटिस की, अस्थमा, हाइपरटेंशन, TB। ना ये बहुत कॉमन है, ये तो पूछने हैं। इसके अलावा और क्या क्या पूछना है आपको पास मेडिकल हिस्ट्री में, जॉन्डिस की हिस्ट्री आप पूछ सकते हो, रोमैटिक हार्ट डिसीज़ की पूछ सकते हो, ठीक है। आप एलर्जी की हिस्ट्री पूछ सकते हो पेशेंट से, अस्थमा वो कई बार नहीं समझते तो आप एलर्जी पूछ सकते हो। और आप ये भी पूछोगे कि क्या कोई सर्जरी हुई है पेशेंट के पास्ट में, राइट। कई बार पेशेंट खुद से नहीं बताता, तो यू नीड टू आस्क इट योरसेल्फ, राइट। कोई चाइल्डहुड डिसीज़ तो नहीं था पेशेंट को, बचपन में उसको मीजल्स हुआ हो या मम्स हुआ हो, सो यू नीड टू आस्क दीज थिंग्स ऑल्सो। चिकन पॉक्स हुआ है, सो यू नीड टू आस्क दिस। पास मेडिकल हिस्ट्री के बाद अगली चीज़ हमें जो पेशेंट से पूछनी है वो फैमिली हिस्ट्री है, क्योंकि कुछ डिसीज़ आपको पता है फैमिली में रन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ आप पूछोगे क्या फैमिली में किसी को थी तो नहीं। कैंसर की हिस्ट्री पूछोगे, ब्रेस्ट कैंसर का जैसे अगर केस है, हाइपरटेंशन हो गया, TB हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हो गई थर्ड। फोर्थ नंबर पे आपने फैमिली हिस्ट्री ले ली। फिर उसके बाद आप ड्रग हिस्ट्री लेते हो। ड्रग हिस्ट्री में अगर कोई पेशेंट को डिसीज़ है तो ऑलरेडी वो कोई मेडिकेशन ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो उसके लिए हम ड्रग हिस्ट्री लेते हैं। ड्रग हिस्ट्री के बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द पर्सनल हिस्ट्री। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू आस्क इन द पर्सनल हिस्ट्री। सो द पर्सनल हिस्ट्री बिगेन्स विद बावल, ठीक है। फिर आपको ब्लैडर डिस्क्राइब करना है, बावल, ब्लैडर, ठीक है। स्लीप को डिस्क्राइब करना है, पेशेंट प्रॉपरली सो रहा है नहीं सो रहा है। एपेटाइट ऑफ द पेशेंट हैज़ टू बी डिस्क्राइब्ड, है ना। पहले कितनी रोटी खाते थे आप पूछ सकते हो, और अब कितनी रोटी खा रहे हो, ठीक है। एपेटाइट रिड्यूस हुई होगी तो द पेशेंट वुड से दैट मेरे कपड़े अब ढीले हो गए। सो यू हैव टू आस्क इन दिस वे, राइट। आप एडिक्शन की हिस्ट्री पूछोगे, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग हिस्ट्री हो गया। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे जो एग्जामिनर हमसे पूछेगा। एक और चीज़ पर्सनल हिस्ट्री में, एडिक्शन वेडिक्शन तो ठीक है, इफ़ शी इज़ फीमेल डू आस्क हर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई केस है ऐसा जो कि स्मोकर है, ठीक है, तो आप केवल ये लिख के नहीं छोड़ दोगे कि दैट
पर्सनल हिस्ट्री में आपने लिख दिया कि माई पेशेंट इज़ अ क्रॉनिक स्मोकर, सो यू नीड टू डिस्क्राइब कि व्हाट इज़ अ पैक ईयर, है ना। तो आपको ये स्मोकिंग में डिस्क्राइब करना है। अल्कोहलिज्म में आपको केज स्क्रीनिंग के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, सो लेट अस नो दिस ऑल्सो। तो पैक ईयर क्या होता है? पैक ईयर कैलकुलेशन इज एन ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ स्मोकिंग इंटेंसिटी, कि पेशेंट की स्मोकिंग की इंटेंसिटी क्या है, इसको पता करने के लिए हम पैक ईयर को कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, बस आपको पेशेंट से ये पूछना है कि आप एक दिन में कितनी सिगरेट पीते थे। सिंपली यू हैव टू आस्क दिस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो पेशेंट आया उसने क्या दिया कि क्या उसने हिस्ट्री दी कि पेशेंट है स्मोक 5 पैक्स पर डे फॉर 10 ईयर्स। 5 डब्बे सिगरेट पेशेंट ने हर दिन पिए 10 सालों तक के लिए, ठीक है। तो पैक ईयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? कितने पैक्स पिए उसने पर डे इनटू द ईयर्स, कितने साल तक उसने पिया, इज इक्वल टू 15 पैक ईयर स्मोकर, ठीक है। मतलब एक दिन में कितने डब्बे मल्टीप्लाइड बाय कितने साल तक उसने पिया, ठीक है। ये हमको पैक ईयर दे देगा, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू नो। एक और चीज़, एक पैक में कितनी सिगरेट होती है? जस्ट अ कॉमन क्वेश्चन दैट एग्जामिनर माइट आस्क यू। 20 सिगरेट्स होती हैं, ठीक है। इसका बहुत सिग्निफिकेंस होता है अगर कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ का पेशेंट हो, है ना, कोई हार्ट या वास्कुलेचर प्रॉब्लम पेशेंट हो, मतलब वही है रेस्पिरेटरी का कोई केस हो, इवन कैंसर के पेशेंट्स में आपको स्मोकिंग पूछनी होती है। अल्कोहल की अगर मैं बात करूँ तो अल्कोहल में आपको ये पूछना होता है कि पेशेंट ने कितने यूनिट्स अल्कोहल को कंज्यूम की। कई बार अल्कोहल की अगर आप हिस्ट्री एग्जामिनर को बताओगे तो वो आपसे डेफिनेटली केज क्राइटेरिया के बारे में पूछते हैं। तो ये क्या होता है? C स्टैंड्स फॉर कंसर्न, A स्टैंड्स फॉर अपेरेंट, G स्टैंड्स फॉर ग्रेव एंड E स्टैंड्स फॉर एविडेंस। ये क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि पेशेंट ने कभी कोशिश की है क्या अल्कोहल छोड़ने की। सो यू नीड टू आस्क दिस टू योर पेशेंट, ठीक है। आपने पेशेंट से पूछा। C फॉर कट। A stands for annoyed. Have you ever become annoyed by criticism of your drinking, right? तो ये आपको उसके बाद पूछना है। G stands for grave consequences. Have you ever felt guilty about drinking? Okay. And E stands for evidence of dependence or tolerance. Have you ever had morning eye opener to get rid of hangover? So you need to ask these 4 questions to your patient, right? Cage criteria बस याद रख लो, अल्कोहलिज्म की स्क्रीनिंग में यूज़ होता है, ठीक है। बेयर मिनिमम इतना पता होना चाहिए आपको। सो पर्सनल हिस्ट्री देख ली। पर्सनल हिस्ट्री के बाद आपको देखनी है सोशल हिस्ट्री। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल हिस्ट्री में हम क्या क्या पूछते हैं पेशेंट से? हैबिटाट के बारे में, कहाँ पे रह रहा है वो, व्हाट इज़ हिज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, है ना, लिविंग कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजेज होते हैं जो पुअर हाइजीनिक कंडीशंस के कारण होते हैं। सो यू नीड टू आस्क दिस ऑल्सो टू योर पेशेंट। पेशेंट ओपन डिफिकेशन कर रहा है, राइट? तो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी आस्क्ड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जनरल एग्जामिनेशन में आते हैं। तो इतनी चीज़ें करने के बाद अब आपको पेशेंट का करना है जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आप पेशेंट का मेंटल स्टेट देखोगे। इसमें जनरली हम एक लाइन लिखते हैं कि माई पेशेंट इज़ वेल ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। अगर आपका पेशेंट आपके सारे सवालों का जवाब ढंग से दे रहा है एंड पेशेंट इज एबल टू कम्युनिकेट टू यू इन अ प्रॉपर वे, राइट? आप जिन क्वेश्चंस को पूछ रहे हो उन पेशेंट से, उन क्वेश्चंस का जवाब वो आपको दे रहा है। तो इसमें आप पहली लाइन ये लिखोगे जनरल एग्जामिनेशन में। फिर मेंटल स्टेट क्या है उसका, क्या पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है, बॉडी बिल्ड कैसा है पेशेंट का, हाइट क्या है पेशेंट की, वेट क्या है पेशेंट का, BMI। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ये सब नहीं निकालते हैं, बट यू शुड ऑल्सो आस्क दिस टू योर पेशेंट। दीज आर इंपॉर्टेंट एंड दे डू हैव सिग्निफिकेंस। सो फॉर कैलकुलेटिंग BMI यू राइट वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर्स, राइट? तो BMI का सिग्निफिकेंस क्या है जिससे हम पता कर सकें कि BMI हमारे पेशेंट का नॉर्मल है या नहीं है, राइट? सो यू नीड टू नो दिस ऑल्सो। सो यू कैन लर्न दिस टेबल ऑल्सो, राइट? तो आपने BMI देख लिया। फिर आप डेक्यूबिटस देखोगे। आप पेशेंट के पास गए, पेशेंट पहले से किस पॉस्चर में था, है ना, क्या वो सुपाइन पॉस्चर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है या वो प्रोन पॉस्चर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है। सो यू नीड टू एसेस दिस ऑल्सो। इसके अलावा आपको न्यूट्रिशन देखना है पेशेंट का। आपको पूछना है कि किस टाइप का डाइट वो कंज्यूम करते हैं। सो जनरल एग्जामिनेशन में ये 8 चीज़ें हमने पूछ ली। जनरल एग्जामिनेशन में ये 8 चीज़ें पूछने के बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन पे आते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने पैलर, इक्टेरस, साइनोसिस, क्लबिंग, लिम्फेडिनोपैथी, इडीमा और ओरोडेंटल हाइजीन, स्किन पिगमेंटेशन और हेयर्स, ये सारी चीज़ें देखनी है। एक बार फिर से, फिजिकल एग्जामिनेशन में पैलर, इक्टेरस, साइनोसिस, क्लबिंग, लिम्फेडिनोपैथी, इडीमा, ओरोडेंटल हाइजीन, स्किन पिगमेंटेशन एंड हेयर्स। एंड यू माइट से कि ये चीज़ें कैसे देखते हैं, तो लास्ट में जिन्हें इसके डिटेल में इनके बारे में पढ़ना है, सो वील हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑफ दिस ऑल्सो, बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू जस्ट अ फॉर्मेट कि है ना कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। इसके अलावा आप हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हो। हेड टू टो एग्जामिनेशन में वही आप ऊपर से शुरू करते हो। आप हेड को देखते हो पेशेंट का, उसका प्रॉपर शेप है कि नहीं
नहीं है, सिमेट्रिकल है कि नहीं। हेड के बाद आप फिर आइज़ को देखते हो, आइज़ में आप प्यूपिल देखते हो, है ना, प्यूपिलरी रिएक्शन है कि नहीं है, प्रॉपर आईलिड सही है कि नहीं, आईलैशेस सही है कि नहीं, आप फेशियल सिमेट्री हो, ये सारी चीज़ें देखते हो, राइट। यू लुक फॉर दीज, यू लुक फॉर द नोज़ ऑफ द पेशेंट, राइट। इसके अलावा नेज़ल फ्लेयरिंग वगैरह तो नहीं है, सारी चीज़ें आपने देख ली। इसके अलावा हेड टू टो एग्जामिनेशन में ऊपर से नीचे तक आना है। माउथ में वही आपने ओरोडेंटल हाइजीन और ये सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। कार्डियक में ये हम डिटेल में देखेंगे, लंग्स में ये हम डिटेल में देखेंगे, एब्डोमेन में बावल साउंड्स और ये सारी चीज़ें, लेग में इडीमा तो नहीं है ये देख लिया, फीट में इडीमा तो नहीं है ये देख लिया। सिंपल चीज़ अगर मैं बोलूँ हेड टू टो एग्जामिनेशन में कुछ चीज़ें अगर आप याद रखना चाहो तो हेड, आईज इंपॉर्टेंट है, फेस इंपॉर्टेंट है, नोज इज़ इम्पॉर्टेंट, माउथ इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। ये तो सिस्टमिक में आ जाएगा पूरा का पूरा, ये हम डिटेल में देखेंगे ही अभी। आप इडीमा ज़रूर देखना लेग में, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखनी है इन हेड टू टो असेसमेंट, ठीक है। तो हमने जनरल एग्जामिनेशन कर लिया, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया। एक बार शुरू से देखते हैं। हमने पर्सनल डिटेल ली पेशेंट की, इसके अलावा हमने चीफ कंप्लेन ली, नंबर 2। नंबर 3 पे हमने HOPI ली पेशेंट की, राइट। HOPI के बाद हमने पास मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री ली पेशेंट की, सोशल हिस्ट्री ली। इसके बाद हमने पेशेंट का जनरल एग्जामिनेशन देखा और फिजिकल एग्जामिनेशन देखा। मूविंग फॉरवर्ड टू द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट। वैसे ये जनरल एग्जामिनेशन में ही आता है। तो क्या क्या वाइटल्स आपको लेना है, सबसे पहले आप ब्लड प्रेशर मेज़र करोगे। पैल्पेटरी और ऑस्कल्टेटरी दोनों मेथड से आपको बीपी लेना आना चाहिए, ठीक है। तो देन यू विल एक्सप्रेस दिस ब्लड प्रेशर। आपने कहाँ पे लिया है ये भी बताना है आपको, और कौन सी पोजीशन में लिया है ब्लड प्रेशर ये भी बताना होगा आपको, कि सुपाइन पोजीशन में लिया है, सिटिंग पोजीशन में लिया है या स्टैंडिंग पोजीशन में लिया है, कहाँ पे लिया है, लेफ्ट और राइट आर्म में लिया है, अपर लिम में लिया है या लोअर लिम में लिया है। सो यू नीड टू टेल दीज थिंग्स ऑल्सो। आफ्टर बीपी यू विल बी वर्किंग फॉर द पल्स, है ना। अब वाइटल्स में बीपी लेते हैं, फिर पल्स लेते हैं हम पेशेंट में की वाइटल्स में, है ना। पल्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बीट्स पर मिनट के फॉर्म में। तो पल्स के हमें 7 कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द पल्स, है ना। तो पल्स में हम रेट देखते हैं, है ना, क्या रेट है, रिदम है कि नहीं प्रॉपर, वेदर इट इज़ ऑफ रेगुलर रिदम और इरेगुलर रिदम, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, जब आप कैसे अभी पल्स एग्जामिन करते हैं, लेट यू नो दिस, बट अभी आप ऊपर ऊपर से देखो, हमने रेट देखा, हमने रिदम देखा, हमने वॉल्यूम देखा, वेदर इट इज़ गुड और नॉट, हमने वेसल वॉल थिकनिंग देखी। ओल्ड पेशेंट्स में आपको ऐसा लगेगा कि वेसल जो है वो थिक हो चुकी है। रेडियो रेडियल डिले एंड रेडियो फीमोरल डिले, ये क्या है अभी सीखेंगे। और पेरिफेरल पल्सेस को देखा हमने, ये क्या है अभी हम सीखेंगे। देखो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले हम पल्स देखते हैं कैसे लेना है। तो हम जो पेशेंट की पल्स लेने वाले हैं वो रेडियल पल्स हमें लेनी है ना। किस पोजीशन में हमें पेशेंट का रिस्ट रखना है, सेमी फ्लेक्स्ड होता है और सेमी प्रोनेटेड होता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपने क्या किया, सेमी फ्लेक्स और सेमी प्रोनेटेड पोजीशन में पेशेंट की रिस्ट को रखा। अब हम यूज़ करेंगे 3 फिंगर मेथड पेशेंट की पल्स को कैलकुलेट करने के लिए। हम रेडियल पल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 3 फिंगर में हम कौन कौन सी फिंगर यूज़ करते हैं। वी आर यूजिंग आर इंडेक्स फिंगर, वी आर यूजिंग आर रिंग फिंगर एंड वी आर यूजिंग आर मिडिल फिंगर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने 3 फिंगर यूज़ की हैं, है ना। हमने इंडेक्स फिंगर यूज़ की है, हमने रिंग फिंगर यूज़ की है और हमने मिडिल फिंगर यूज़ की है। अब आपसे एग्जामिनर पता है क्या पूछता है कि भाई क्या सिग्निफिकेंस है हर एक फिंगर का, आप ये बताओ। तो जो इंडेक्स फिंगर होती है ना, जिसको हमने क्या बोला है कि प्रॉक्सिमल रखना है आपको, तो ये ऑब्लिटरेशन का काम करती है। तो इंडेक्स फिंगर इज़ परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ऑब्लिटरेशन। अगर रिंग फिंगर की मैं बात करूँ तो ये क्या करता है, इट इज़ हेल्पिंग इन एम्पटिंग द वेसल, मिल्किंग में हेल्प करता है, मतलब वेसल को खाली कराने में हेल्प करता है। तो प्रॉक्सिमल फिंगर या इंडेक्स फिंगर ऑब्लिटरेशन में हेल्प कर रही है। रिंग फिंगर किस में हेल्प कर रही है, रिंग फिंगर हेल्प कर रही है आपकी मिल्किंग में या एम्पटी करने के लिए वेसल को। और जो मिडिल फिंगर होती है, जो बीच वाली होती है, ये वेसल को फील करती है। ये एक्चुअली में इसका काम पैल्पेशन का होता है। तो मेन काम मिडिल फिंगर कर रही है। प्रॉक्सिमल फिंगर और डिस्टल फिंगर का क्या सिग्निफिकेंस है, प्रॉक्सिमल फिंगर जो है वो ऑब्लिटरेशन का काम कर रही है, आप देख सकते हो। और जो डिस्टल फिंगर है ना, ये किसका काम कर रही है, ये मिल्किंग का काम कर रही है या वेसल को एम्पटी करने का काम कर रही है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पल्स लेते हैं, कई बार आपसे एग्जामिनर ये भी पूछता है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। आप कैरोटिड आर्टरी में पल्सेशंस फील कर सकते हो, ब्रेकियल आर्टरी में फील कर सकते हो, रेडियल आर्टरी में हमने फील की ही है, ठीक है। फीमोरल आर्टरी में फील कर सकते हो, यू कुड इवन फील इन द पॉप्लिटियल आर्टरी, है ना। आप पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी फील कर सकते हो और डॉर्सैलिस पीडियस आर्टरी को भी फील कर सकते हो। सो दे आस्क यू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे जस्ट आस्क यू द पोजीशन, कहाँ कहाँ पे हम इन आर्टरीज को फील करते हैं। तो रेडियल मैंने दिखा दिया, ब्रेकियल आप देखो कैसे करने वाले हो, फीमोरल मैंने दिखा दिया। दिस इज़ द फीमोरल आर्टरी जो आपको चेक करनी है। ये ऐसे फीमोरल आर्टरी देख ली हमने। पॉप्लिटियल
डॉर्सैलिस पीडिस, ये देखो मेनली आपसे डॉर्सैलिस पीडिस पूछते हैं कई बार वो, और पोस्टीरियर टिबियल पूछते हैं, तो ये किस जगह पे हम फील कर रहे हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये हमने पल्स का देख लिया। अब मैंने एक शब्द बोला रेडियो रेडियल डीले, और फिर मैंने बोला रेडियो फीमोरल डीले, तो इसके कई बार आपसे कॉजेस पूछते हैं, राइट। अगर आप इसे याद कर सकते हो अभी तो याद कर लो, वाई इज इट अकरिंग, आई लेट यू नो, राइट। तो अभी ऊपर से अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रेडियो रेडियल डिले एंड रेडियो फीमोरल डिले, तो मेनली इनका कॉज होता है कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, राइट। सो रेडियो रेडियल डिले के लिए प्री सबक्लेवियन कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, थोरैकिक इनलेट सिंड्रोम, ठीक है, टाकायासु डिसीज एंड एओर्टिक आर्च एन्यूरिज्म, ठीक है, कुछ याद रख सकते हो, प्री सबक्लेवियन कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, थोरैसिक इनलेट सिंड्रोम, और इसमें रेडियो फीमोरल डिले में कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा आप याद रख सकते हो, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ एओर्टा। ओके, सो इफ यू वांट टू लर्न दिस यू कैन लर्न दिस, एल्स लीव दिस। हमने बीपी ले लिया, हमने पल्स ले लिया, पल्स के कैरेक्टर भी आपको बताने हैं, आपको लिखने हैं एग्जाम में। बीपी और पल्स लेने के बाद अब आप देखोगे रेस्पिरेटरी रेट पेशेंट का, है ना, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ब्रेथ्स पर मिनट के फॉर्म में, रेट देखना है आपको, ठीक है। अब इसको हम कहाँ पे कौन सी ब्रेथ है ये भी बताना है हमें, वेदर इट इज़ एब्डोमिनोथोरैकिक और थोरैको एब्डोमिनल। देखिए क्या होता है, थोरैको एब्डोमिनल जो रेस्पिरेशन होता है वो फीमेल्स में देखने को मिलता है, ठीक है, और एब्डोमिनोथोरैकिक जो रेस्पिरेशन होता है वो मेल्स में देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रेस्पिरेशन कैलकुलेट करो, रेस्पिरेटरी रेट कैलकुलेट करो, रेट देख लिया आपने, ये भी बताना है आपको कि वो एब्डोमिनोथोरैकिक है कि थोरैको एब्डोमिनल है। यू नीड टू राइट दिस इन योर हिस्ट्री, राइट। और एसेसरी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट बताना है आपको, जैसे एसेसरी मसल्स कौन कौन सी होती है। आप सिंपली एक चीज़ ये भी बता सकते हो पेशेंट मतलब डायरेक्टली कि नेजल फ्लेयरिंग आपको दिख रही है कि नहीं, इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शंस दिख रहे हैं कि नहीं। एसेसरी मसल्स में हमारे पास स्कैलीन मसल आती है और स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल्स आती हैं, तो इनका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं आपको ये बताना है, राइट। सो यू नीड टू टेल टू योर एग्जामिनर, है ना, कि एसेसरी मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इफ़ दे आर इन्वॉल्व यू विल राइट येस दे आर इन्वॉल्व, इफ दे आर नॉट इन्वॉल्व यू विल राइट दैट दे आर नॉट इन्वॉल्व। ओके, रेस्पिरेशन देख लिया हमने। अब बहुत इंपॉर्टेंट है जेवीपी हमें नहीं समझ में आता क्या है, कैसे करना है। तो जेवीपी इज जुगुलर वीनस प्रेशर एंड हाउ डू वी राइट इट, डैश सेंटीमीटर ऑफ ब्लड कॉलम अबव द स्टर्नल एंगल। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पहले हम ये देखते हैं कि जेवीपी को मेजर कैसे करना है। सबसे पहले जेवीपी कहाँ पे मेजर करते हैं और जेवीपी क्यों मेजर करते हैं। बस एक सेकेंड के लिए आप इस चीज़ को मान लो कि जेवीपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स अस एनी पैथोलॉजी इन राइट साइड ऑफ माई हार्ट। जेवीपी हमारे राइट हार्ट की पैथोलॉजी को बताती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जेवीपी हम लोग राइट इंटरनल जुगुलर वेन में देखते हैं। कहाँ पे देखा हमने, राइट इंटरनल जुगुलर वेन में। डोंट वरी, आई विल टेल यू व्हाई वी लुक ओनली इन द इंटरनल जुगुलर वेन एंड नॉट समवेयर एल्स। सारे क्वेश्चंस के अभी आपको जवाब मिलेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि जेवीपी मेजर कैसे करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम राइट इंटरनल जुगुलर वेन में इसको देखना है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 1, आप पेशेंट को 45 डिग्री एंगल पे लिटा दो, राइट। यू कैन सी द पेशेंट इज लाइंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो बेड से मतलब बेड को आप एलिवेट कर सकते हो हेड एंड पे 45 डिग्री के एंगल पे। इसके अलावा पेशेंट को अब ये बोलोगे कि हेड को टर्न करो लेफ्ट साइड में। सो यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ, मतलब आप राइट साइड में खड़े हो पेशेंट के, तो आप क्या बोल दोगे अब पेशेंट को कि आप राइट साइड में अगर आप खड़े हुए हो तो आप पेशेंट को लेफ्ट साइड में देखने को बोलोगे। तो 45 डिग्री पे टर्न किया आपने, 45 डिग्री पे पेशेंट को लिटाया एंड देन यू आस्क द पेशेंट टू लुक ऑन द अपोजिट साइड। इसके बाद आपको सरफेस मार्किंग लोकेट करनी है इंटरनल जुगुलर वेन की और जेवीपी को मेजर कर लेना है। हम 2 स्केल्स टेक्निक को यूज़ करेंगे, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले नॉर्मल चीज़ समझिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत क्लियरली स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, ठीक है। स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड में अब यहाँ पे कन्फ्यूजन 3 चीज़ों में होता है, कैरोटिड आर्टरी भी यहीं से जा रही होती है, इंटरनल जुगुलर वेन और एक्सटर्नल जुगुलर वेन। और अभी मैंने बताया कि हम जेवीपी को इंटरनल जुगुलर वेन में मेजर करने वाले हैं। क्वेश्चन इज वाई ओनली राइट साइड, और वो भी राइट साइड की इंटरनल जुगुलर वेन को हम देख रहे हैं। तो वाई ओनली राइट साइड ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन इज प्रेफर्ड, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो। तो आप देख सकते हो कि स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड की जो बेली है उसके नीचे से जा रही है इंटरनल जुगुलर वेन, जबकि जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन है वो बाहर से जा रही है। आपको बहुत क्लियरली दिख सकती है ये, कैन यू लोकेट दिस, राइट। तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन एकदम बाहर से ही जा रही है, ठीक है। इंटरनल जुगुलर वेन स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के नीचे से जा रही है और कैरोटिड है। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन, ठीक है। तो अगर आप पल्सेशंस किसी चीज़ के फील कर पा रहे हो तो डेफिनेटली दैट इज़ आर्टरी, दैट इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू डू, है ना। अभी हमने ऊपर में देखा रेडियल आर्टरी कि हम पल्सेशंस को फील कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप पैल्पेट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली वो आर्टरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कोई वेसल पैल्पेट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली वो कैरोटिड आर्टरी होगी, ना कि वो कोई वेन होती है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले हमने पेशेंट को लिटा दिया 45 डिग्री के एंगल पे, फिर हमने उसको अपोजिट साइड पे हेड को टर्न करने के लिए भी बोल दिया। जैसे आप उसको टर्न करने के लिए बोलोगे तो आपको 2 चीज़ें बहुत प्रोमिनेंटली दिखने लगेंगी। जस्ट फोकस ऑन दिस अगेन।
जस्ट फोकस ऑन दिस अगेन. सो यू कुड सी आपको स्टर्नल हेड दिखेगा स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड का. क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? दिस इज स्टर्नल हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड. आप अपने ऊपर भी देख सकते हो इसको जब आप हेड को एक साइड टर्न करोगे तो. और फिर क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड. सो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के दो हेड्स होते हैं, एक स्टर्नल हेड और एक क्लेविकुलर हेड. तो हमने क्या करना है, सरफेस मार्किंग के रूप में सबसे पहले हमें स्टर्नल हेड और क्लेविकुलर हेड को लोकेट कर लेना है, देख लेना है. और हमें पता है कि इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं हमारी क्या लाई करने वाली है, हमारी इंटरनल जुगुलर वेन लाई करने वाली है. अब क्वेश्चन ये है कि राइट साइड की इंटरनल जुगुलर वेन को हम क्यों प्रेफर करते हैं. लिसन टू मी वेरी क्लियरली. बिकॉज इट इज़ डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट एट्रियम. ओके, स्ट्रेट लाइन कोर्स होता है ना. ये दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है. सो इट इज़ लेस लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन. ओके, देर आर नो और लेस नंबर ऑफ वेल्व्स. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लेस इम्पैक्ट ऑफ वेसो कंस्ट्रक्शन. ठीक है, कुछ चीज़ें क्या क्या जो आपको याद रखनी है. सबसे पहली चीज़ आप याद रखोगे कि डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है राइट एट्रियम का, तो रिजल्ट ज़्यादा क्लोज मिलेंगे अपन को. दूसरी चीज़, इसका कोर्स बहुत स्ट्रेट है ना. तो एग्जामिनर को आप बताओगे आईजीवी को क्यों प्रेफर किया हमने, क्योंकि डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है राइट एट्रियम की, स्ट्रेट कोर्स होता है इसका. दूसरा रीज़न. तीसरा रीज़न ये होता है कि एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन जो नेक में स्ट्रक्चर्स हैं ऑब्वियसली उनसे ये लेस लाइकली है कि ये कंप्रेस हो जाए और रिजल्ट ऑल्टर हो. अगला रीज़न आप ये बता सकते हो कि इसमें वॉल्व्स कम हैं. और लास्ट रीज़न आपको ये बताना है कि इट हैज़ अ लेस इम्पैक्ट ऑफ वेसो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट. ओके, तो ये आपको चीज़ बता देनी है सबसे पहले. तो अब हम लोग कैसे मेजर करते हैं जेवीपी को. हमने बोला 2 स्केल्स टेक्निक यूज़ करना है. आपने पेशेंट को लेटा दिया. एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं sternal angle या angle of Louis, right? Now what is sternal angle and what is angle of Louis? So actually when you start moving from top to the bottom, like this is my patient and I am moving from top to the bottom. Don't worry, we'll demonstrate all these things in our demonstration video. Right now I'm just giving you the gist of the things. जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रोमिनेंस फील होगी. वही प्रोमिनेंस हमारा स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुई होता है. और वहाँ पे सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस होती है, इस साइड और उस साइड, है ना. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो जहाँ पे बल्ज फील हो वो स्टर्नल एंगल है और उसके राइट और लेफ्ट में हमारे पास सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस होती है. तो क्या स्टेप होता है, बहुत सिंपल. जैसे ही तुमने सरफेस मार्किंग बना ली, ठीक है, तुमने क्या रखना है, तुम्हें स्केल रखनी है. ठीक है, तो एंगल ऑफ लुई पे आपने एक स्केल रखी वर्टिकली, है ना. कैन यू सी दिस हाउ आई हैव प्लेस द स्केल वर्टिकली. यू कैन सी हेयर ऑल्सो आई हैव प्लेस द स्केल. और फिर दूसरी स्केल हमें कुछ इस तरीके से रखनी है जहाँ पे आपको पल्सेशंस दिख रही हैं, है ना. जेवीपी जिनका रेज्ड होगा वहाँ पे आपको पल्सेशंस दिख रही हैं. तो जिनकी पल्सेशंस आपको दिख रही हैं दूसरी स्केल आपको रखनी है वहाँ पे. यू कुड सी हेयर ऑल्सो हाउ आई हैव प्लेस्ड. और इसके बाद हम ये देख लेंगे कि वो कितने सेंटीमीटर है ऊपर, है ना. दैट इज़ हाउ वी मेजर द जेवीपी. अगेन इन द डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, है ना. अगर आपको अभी समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो वील वर्क ऑन दैट, राइट. तो नॉर्मल लिमिट क्या होती है, 3 सेंटीमीटर अबव द स्टर्नल एंगल. मतलब स्टर्नल एंगल से केवल स्केल में ये जो आपकी पेन है ना, देखो यहाँ पे 3.5 पे आया है, तो 3 सेंटीमीटर तक आना चाहिए. अगर वो 3 से ऊपर जा रहा है तो मतलब जेवीपी रेज्ड है पर्सन का. ठीक है, जेवीपी में कई बार वेव्स होती हैं ए सी एक्स वी वाई. तो ए एट्रियल कंट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है. वील हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन दीज थिंग्स बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज अ शॉर्ट वीडियो सो दैट यू कुड गेट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द थिंग्स, है ना, कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं. तो ए स्टैंड्स फॉर एट्रियल कंट्रैक्शन, सी स्टैंड्स फॉर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, एक्स स्टैंड्स फॉर एक्स इज अ डिसेंट इन दिस, है ना. सो दैट स्टैंड्स फॉर एट्रियल रिलैक्सेशन, V stands for venous filling, atrial venous filling and Y stands for ventricular filling, right. तो हम जेवीपी में जब डिटेल वीडियो करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. ठीक है, तो ये हमने देख लिया. अब इसके बाद हमें पेशेंट का टेम्परेचर मेजर करना है. टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट आप जिसमें भी मेजर कर रहे हो और कहाँ पे मेजर कर रहे हो. कई बार आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई क्या क्या साइट्स होती हैं टेम्परेचर मेजरमेंट की. सो ओरली, है ना, रेक्टल टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हो, एक्जिला में टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, ग्रॉइन एरियाज़ में टेम्परेचर मेजर कर सकते हो. यूजुअली हम लोग एक्जिला में टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, है ना. बकल म्यूकोसा में भी करते थे पर अब हम एक्जिला में टेम्परेचर को मेजर करते हैं. कई बार हमें कन्वर्जन नहीं आता तो एक बार आप इसे भी देख लो. अगर आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, सो इन ऑर्डर to convert it into degree Fahrenheit, degree Celsius is equal to degree Fahrenheit.